हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम ओला इलेक्ट्रिक का बिजनेस समझेंगे। पिछले एक साल से आईपीओ के बाद ओला का स्टॉक लगातार लोअर लोज पे लोअर लोज मार रहा है, पर पिछले एक महीने में समथिंग हैज चेंज इन द स्टॉक। टेक्निकली स्टॉक प्राइस अपने बॉटम से 30-40% ऊपर है और आज के दिन में ट्रेड कर रहा है अपनी मूविंग एवरेजेस से ऊपर। इसके अलावा वॉल्यूम्स भी बड़ी बड़ी इमारतें बना रही हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक को आज के दिन में खरीद रहा है। जो टेक्निकल्स पिछले एक साल से बहुत ही खराब नजर आ रहे थे, वो आज के दिन में सडनली बुलिश नजर आ रहे हैं। ऐसा ही प्राइस पैटर्न हमने जोमेटो के स्टॉक में देखा था। आईपीओ होने के बाद एक साल तक जोमेटो की खूब पिटाई हुई, उसके बाद स्टॉक को इंस्टीट्यूशंस ने खरीदना शुरू कर दिया। आज के दिन में जोमेटो अपने बॉटम से लगभग 10x पर ट्रेड कर रहा है। क्या ओला में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? अगर ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल की बात माने तो ओला इज लाइक अ टेस्ला फॉर इंडिया। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओला का फ्यूचर इंडिया में क्या हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात सुन के प्लीज किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रखी है इंडिया के अंदर। यहां पर 10 से 15 बड़े प्लेयर एग्जिस्ट करते हैं। लेगेसी प्लेयर्स हैं जैसे होंडा हो गई, सुजुकी हो गई, टीवीएस हो गई। उसके अलावा न्यू एज कंपनीज भी हैं जिसमें एथर आती है और ओला जैसी कंपनीज आती हैं। तो आज के दिन में ये मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। व्हाट सेपरेट्स ओला फ्रॉम इट्स पीयर्स इज कि ओला एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो अपनी पूरी वैल्यू चेन में वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। यानी ओला अपनी खुद की जो स्कूटर्स बनाता है, उनकी मोटर्स खुद बनाता है, सेल मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है, उसके बाद बैटरी पैक्स भी इन हाउस बनाता है, व्हीकल असेंबली करता है, उसके बाद ओला ने अपने चार्जिंग नेटवर्क्स भी बना रखे हैं और फाइनली सेल्स और आफ्टर सेल सर्विसेज देता है। तो ये सारी जो वैल्यू चेन है ना, ओला इस पूरी वैल्यू चेन में वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। अगर और किसी भी पीयर की बात करूं, वो ये सारे काम नहीं करते। इनफैक्ट जितने भी ओला के पीयर्स हैं वो आज के दिन में अपने सेल्स जो हैं वो चाइना से खरीदते हैं, बैटरी पैक इंडिया के अंदर बनाते हैं और व्हीकल की असेंबली आज के दिन में इंडिया के अंदर करके बेचते हैं। This vertical integration separates Ola from all its peers. आज के दिन में ओला की मैनेजमेंट ने अपनी सारी एनर्जी, सारी इक्विटी और सारा पैसा सेल मैन्युफैक्चरिंग की गीगा फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। इनका रिसेंटली 1.4 गीगावाट आवर की फैसिलिटी चालू हो गई है। तमिलनाडु के अंदर कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इस नवरात्रि यानी इसी महीने से जो इनकी नई बाइक्स आएंगी वो इनके इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड सेल की हेल्प से रोल आउट होंगी। FY26 के एंड तक यानी इसी साल के एंड तक ये जो 1.4 गीगावाट आवर की फैसिलिटी है ना, ये बढ़कर हो जाएगी 5 गीगावाट आवर की फैसिलिटी। यानी कैपेसिटी एक्सपेंशन आज के दिन में चल रही है। 2027 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते जितने भी ओला के स्कूटर्स रोल आउट होंगे ना, वो उनके इंडिजीनियसली मेड होममेड सेल्स के थ्रू मार्केट में आएंगे। यानी 2027 के एंड तक ओला एब्सोल्युटली वर्टिकली इंटीग्रेटेड हो जाएगा। घर के अंदर सेल बनाएंगे, घर के अंदर बैटरी पैक बनाएंगे और घर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मोटर भी घर के अंदर बनाएंगे। देखिए, इसका अंदाजा इस चीज से लगाइए कि आज के दिन में ओला लगभग 3.5 लाख के आसपास स्कूटर्स बेच रहा है। ठीक है, अगर 5 गीगावाट की फैसिलिटी इनकी ऑनलाइन हो जाती है ना, तो ये लगभग 12 लाख यूनिट्स में अपने खुद के सेल्स लगा सकते हैं। यानी 2029 तक इनको कैपेसिटी एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इनकी जो तमिलनाडु की फैसिलिटी है उसको ब्राउनफील्ड एक्सपेंड किया जा सकता है अप टू 100 गीगावाट आवर्स तक। हालांकि कंपनी ने कहा है कि हम अब इस फैसिलिटी को बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम अब एक्सपेंशन करेंगे 2028-2029 के बाद। अब आप पूछेंगे कि ये 100 गीगावाट आवर्स कितना होता है। इसका अंदाजा इसी चीज से लगा लीजिए कि जो वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है BYD, उसकी कैपेसिटी आज के दिन में 150 गीगावाट आवर्स है। सो इट्स अ बिग थिंग। ठीक है, और आज के दिन में ओला के अलावा कोई भी कंपनी अपनी खुद की लिथियम आयन की फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं है। जितनी भी ईवीज इंडिया के अंदर घूम रही हैं वो सभी अपने सेल्स इंपोर्ट करते हैं चाइना से। दिस सेपरेट्स ओला फ्रॉम ऑल इट्स पीयर्स।
अब सवाल ये उठता है कि ओला ये गीगा फैक्ट्री लगा क्यों रहा है जब उसके पीयर्स और जो उसके कंपटीटर्स हैं वो ये काम नहीं कर रहे। तो उसका रीजन ये है कि ओला चाहता है कि वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे सप्लाई के लिए। आज के दिन में जितने भी प्लेयर्स हैं वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है सेल की इंपोर्ट से। ठीक है, ओला चाहता है कि वो अपनी चाइनीज डिपेंडेंस को मिनिमाइज कर सके, मेक इन इंडिया कर सके। इंडियन गवर्नमेंट आज के दिन में पीएलआई स्कीम्स के थ्रू जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको इंसेंटिवाइज कर रही है कि आओ इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करो। ओला उस पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट लेना चाहता है। इसके अलावा जब आप एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर बन जाते हो ना, तो आपका कॉस्ट के ऊपर ज्यादा बेटर कंट्रोल हो जाता है और आप जब इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करने लग जाते हो उसके बाद आप एक लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन सकते हो मार्केट में। फॉर एग्जांपल आज के दिन में ओला की जो कैपेसिटी है वो 2027 तक बढ़कर 5 गीगावाट आवर हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे इनकी कैपेसिटी और इंक्रीज होगी, सपोज कीजिए 10 गीगावाट आवर्स हो जाती है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट जो चाइनीज सेल इंपोर्ट्स हो रहे हैं ना, उनसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होने लग जाएगी। यानी उस समय पर ओला को कॉस्ट बेनिफिट नजर आने लग जाएगा। अगर आपकी वॉल्यूम्स कम है, अगर आप कम स्कूटर बना रहे हो, तो इट मेक्स सेंस, इट मेक्स इकोनॉमिकल सेंस टू इंपोर्ट सेल्स फ्रॉम चाइना। लेकिन जब आपकी वॉल्यूम्स बढ़ने लग जाती हैं, ज्यादा स्कूटर्स बनने लग जाती हैं, ज्यादा गाड़ियां बनने लग जाती हैं, उस समय इट मेक्स मोर सेंस टू हैव योर ओन फैसिलिटी। यही काम BYD ने चाइना के अंदर किया था, टोटली वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लांट। वही काम ओला इंडिया के अंदर कर रहा है। हाँ, उतने बड़े स्केल के ऊपर नहीं, छोटे स्केल के ऊपर। अब आप पूछेंगे कि ओला के कॉम्पिटिटर्स ये फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहे, तो उसका रीजन ये है कि ये सेल मैन्युफैक्चरिंग ना बहुत ट्रिकी प्रोसेस है। जब आप एक सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाते हो तो वहां पर स्क्रैप रेट इनिशियली बहुत ज्यादा होता है। यानी आप अगर 100 सेल्स बना रहे हो ना, तो उसमें से 25-30 सेल्स तो वैसे ही खराब हो जाते हैं, वो फिट टू यूज नहीं होते। इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना, उसकी यील्ड बहुत कम होती है इनिशियली। उस यील्ड को आहिस्ता 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 इंप्रूव किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है। और ये प्रोसेस हमने इंटरनेशनली देखा है कि यूजुअली 2 से 3 साल ले लेता है। इवन टेस्ला ने जब अपने 4680 सेल्स लॉन्च किए थे, उनको अपनी यील्ड स्टेबलाइज करने में काफी टाइम लग गया था। तो चांसेस ये हैं कि जब ये अपने नए सेल रोल आउट करेंगे ना, तो शायद यील्ड उतनी ज्यादा ना हो जितनी हम आज के दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कम ही रहेगी, यील्ड कम ही रहेगी। और जो प्रॉफिट, जो बेनिफिट हम उम्मीद कर रहे हैं वर्टिकल इंटीग्रेट होने के बाद, वो शायद हमें 2-3 साल के बाद एक्चुअली में नजर आने लगेगा। ये सबसे बड़ा रिस्क है। और शायद यही रीजन है कि जो लिगेसी प्लेयर्स हैं, जैसे होंडा जैसे प्लेयर्स हैं या बजाज जैसे प्लेयर्स हैं, वो हीप्स एंड हीप्स ऑफ कैश पर बैठे हैं, लेकिन वो अपनी फैक्ट्री नहीं लगा रहे। लेकिन ओला ने ये रिस्क लिया है। रिस्क क्यों लिया? शायद न्यू एज कंपनी है, न्यू एज कंपनीज अपने आप को डिस्टिंग्विश करती हैं लेगेसी प्लेयर से, कैसे? ज्यादा रिस्क लेकर। तो ओला की मैनेजमेंट ने आज के दिन में जो एब्सोल्यूट रिस्क लिया है ना, वो इस चीज के ऊपर लिया है कि जो उनकी गीगा फैक्ट्री है उसकी यील्ड स्टेबलाइजेशन अगले 2-3 साल में हो जाएगी। अगर उन्होंने ये फोड़ दिया तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ओला के जो ग्रोस मार्जिन है, इबिटा मार्जिन है, वो कहीं ज्यादा बेटर होंगे इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स। लेकिन अगर उनको यील्ड स्टेबलाइज करने में मुश्किल आई तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि शेयर मार्केट इस स्टॉक को बहुत ज्यादा पनिश करने वाली है। तो अपॉर्चुनिटी भी आज के दिन में गीगा फैक्ट्री है और रिस्क भी सबसे बड़ा इस कंपनी के अंदर ये गीगा फैक्ट्री है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ ये एक चीज को ट्रैक करना है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आज के दिन में ओला के फेवर में काम कर रही हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ओला के लिए आज के दिन में है अपनी कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करना। इसके लिए ओला ने प्रोजेक्ट लक्ष्य शुरू किया था, जिसके हिसाब से कंपनी के ग्रोस मार्जिन्स एक्सपेंड होने चाहिए थे। वो हो भी रहा है। इस क्वार्टर में जो कंपनी के स्टॉक प्राइस ने अच्छा रिटर्न दिखाया है ना, वो इसीलिए दिखाया है कि ओला ने बेटर देन एक्सपेक्टेशन, जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर ग्रोस मार्जिन्स दिखाए। ये कंपनी ने कैसे अचीव किया है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो इंप्रूव हो रही है। आज के दिन में कंपनी के जो मोस्टली व्हीकल्स है ना, वो जनरेशन 3 व्हीकल्स हैं। अब जनरेशन 3 व्हीकल्स है ना, उनमें खराबी कम आती है। ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिलेटिवली कम है और उनमें जो मार्जिन है ना, वो जो कंपनी कमा रही है वो रिलेटिवली ज्यादा कमा रही है। इन स्कूटर्स और बाइक्स की
जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ना वो भी रिलेटिवली ज्यादा है। इसकी वजह से हमने देखा है कि इस क्वार्टर में कंपनी के ग्रोस मार्जिन्स और ईबिटा मार्जिन्स अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की 2026 की एक्सपेक्टेशन है कि वो जो ऑटो जो सेगमेंट है वहां से एटलीस्ट 5% ईबिटा पॉजिटिव निकलेंगे, विच इज अ बिग थिंग, क्योंकि कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे एथर है वो ईबिटा पॉजिटिव होने की अभी बात कर ही नहीं रहा है ना। तो ये एक बहुत बड़ा किक होगा कंपनी के लिए अगर कंपनी 2026 के ऑटो सेगमेंट में अपने आप को ईबिटा पॉजिटिव कर लेती है तो। इसके अलावा कंपनी ना पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा एग्रेसिव रही है, बहुत ज्यादा स्पीड से उन्होंने अपने नए 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 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। लेकिन अब मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन के हमें ये लग रहा है कि कंपनी इज शायद टेकिंग अ बैक स्टेप और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करें। ठीक है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहेंगे। इनफैक्ट अगले 2 साल में हर क्वार्टर में आई थिंक एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। बाइक लॉन्च होने वाली है, 3 व्हीलर्स भी लॉन्च होने वाले हैं, शायद ये अपनी कार भी लॉन्च कर देंगे। लेकिन वो कंपनी चाहती है कि पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है ना उनको इंप्रूव किया जाए, क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले 6 महीने से 1 साल के अंदर कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा सर्विसिंग के इशू आए हैं। जो इनकी स्कूटर्स हैं वो खराब हो रही हैं और सर्विसिंग का नेटवर्क इनका था नहीं। तो कंपनी ने अपना जो सर्विसिंग का नेटवर्क है ना उसको भी बहुत रैपिडली एक्सपेंड किया है। लगभग 4000 के आसपास नए सर्विसिंग सेंटर कंपनी ने खोले हैं, जिससे कंपनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको बेटर सर्विसेज मिल सकेंगी। बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी कंपनी के बारे में, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं जा रहा कंपनी के लिए। सबसे बड़ा इशू जो आज के दिन में कंपनी को फेस हो रहा है वो हो रहा है कि जो 2 व्हीलर की मार्केट है ना, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की मार्केट, वो पिछले 2-3 साल से बहुत रैपिडली बढ़ रही थी, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट ओला को मिल रहा था। ओला मार्केट लीडर था। 49% या 50% के आसपास जितनी भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बिक रही थी ना इंडिया के अंदर, वो ओला बेच रहा था आज से 1 साल पहले। लेकिन आज के दिन में ओला का जो मार्केट शेयर है ना वो घटकर सिर्फ 19% रह गया। इनफैक्ट ओला की जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना वो पूरी इंडस्ट्री की वॉल्यूम ग्रोथ से बिलो है। और जो पूरी इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है ना पिछले 2 साल से, वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लगा है कि शायद वो ग्रोथ टेपर आउट होती जा रही है। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ओला में नजर आई है वो आई है कि ओला खराब बहुत हो रही है और उसके बाद कंपनी के पास जो मेंटेनेंस करने की फैसिलिटीज हैं, जो टच पॉइंट्स हैं, वो बहुत कम है। ओला ने एक्सपेंड तो कर दिया बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन जब ये स्कूटर्स खराब होने लगे तो लोगों के पास जगह नहीं थी कि वो अपनी स्कूटर को ठीक करवाने के लिए, सर्विस करवाने के लिए कहां पर लेके जाए। इलेक्ट्रिक स्कूटर है, नया स्कूटर है, तो लोकल मार्केट के अंदर इनके बहुत ज्यादा सर्विस सेंटर्स भी नहीं है। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम बहुत बहुत बढ़ गया था। यानी अगर आपने एक बार सर्विस सेंटर पे अपनी स्कूटर डाल दी तो आपको स्कूटर वापस मिलने में टाइम बहुत ज्यादा लगता था। मैनेजमेंट का इसके ऊपर कहना है कि जैसे जैसे कंपनी की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, दे आर मूविंग फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन टू थर्ड जनरेशन, वैसे वैसे ये जो खराब होने की समस्याएं है ना वो कम होती जा रही हैं। यानी कंपनी का टेक्नोलॉजिकल जो प्लेटफॉर्म है ना वो इंप्रूव हो रहा है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। जो जनरेशन 3 मोटरसाइकिल्स है ना या स्कूटर्स है वो 50% लेस खराब होती है इन कंपैरिजन टू जनरेशन 2। और यही डिफरेंस जनरेशन 1 और जनरेशन 2 में भी है। यानी जनरेशन 2 वाज बेटर देन जनरेशन 1। तो सबसे पहला तरीका तो ये है जिसकी वजह से कंपनी कह रही है कि हमारा टर्न अराउंड टाइम कम हो जाएगा। इनफैक्ट जनरेशन 3 में इनका टर्न अराउंड टाइम लगभग 1.1 डेज के आसपास है। यानी अगर आपने जनरेशन 3 की स्कूटर ले रखी है और आप सर्विस सेंटर पे देके आते हो तो आपको एक दिन में वो स्कूटर वापस मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कंपनी ने 250 करोड़ के आसपास के वारंटी के प्रोविजंस किए थे। ये प्रोविजंस क्यों किए थे? ये प्रोविजंस इसलिए किए थे कि अगर कोई स्कूटर हमारे यहाँ पर ठीक होने आती है और वो स्कूटर आज के दिन में वारंटी में है तो उसको जो खर्चा करेगा वो ओला खुद करेगा ठीक करने के लिए। उसके लिए उन्होंने 250 करोड़ के सेपरेट प्रोविजंस बैलेंस शीट में दिखाए। ठीक है, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में बैलेंस शीट के ऊपर हिट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि पिछले 1 साल के अंदर जो कंपनी को नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है उसकी वजह से कंपनी ने जो अपनी ब्रांड के ऊपर हिट लिया है, ओला ब्रांड के ऊपर हिट लिया है, उसका इंपैक्ट हमें बहुत लंबे टाइम तक दिखाई देने वाला है। कंपनी को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत लंबे वक्त के लिए करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये जो ब्रांड के ऊपर भरोसा है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में फिर से लौट के आ सके। उसके अलावा एक इशू आ सकता है कि कंपनी ने सरकार से पीएलआई स्कीम के थ्रू अपनी गीगा फैक्ट्री में इन्वेस्ट करवाया था। ठीक है, और वो जो गवर्नमेंट की टाइमलाइन थी ना कि आपको इतने दिन में ये अचीव करना है, इतने दिन में ये अचीव करना है, वो टाइमलाइन ओला की गीगा फैक्ट्री मीट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम की एक पेनल्टी इनके ऊपर आए।
तो उसके लिए भी कंपनी ने 100 करोड़ के आसपास के पेनल्टी प्रोविजंस किए हैं बैलेंस शीट के अंदर। उसके अलावा कंपनी के ऊपर खतरा है डेट का। देखिए, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, ये बहुत डेट हैवी प्रोसेस है। बहुत ज़्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी भी फैक्ट्री लगाने में, चाहे वो गीगा फैक्ट्री हो, चाहे वो व्हीकल असेंबली की फैक्ट्री हो। तो पिछले 2-3 साल तक ओला ने बहुत खतरनाक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जिसकी वजह से इनका जो डेट है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, कंपनी ने आईपीओ किया, आईपीओ से 5,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास आए। उसके बाद इन्होंने गीगा फैक्ट्री लगाने के लिए एसबीआई से टर्म लोन ले लिया। 70% ऑफ द गीगा फैक्ट्री विल बी फंडेड बाय एसबीआई। ठीक है, तो कंपनी हर जगह से पैसा ले रही है। उसके बाद जो फ्री कैश फ्लो आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होने लगा है, कंपनी उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में दोबारा से इन्वेस्ट करेगी, है ना। तो जो गीगा फैक्ट्री है वो लगभग 2800 करोड़ के आसपास उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर होना है 5 गीगावाट आवर तक। ठीक है, उनमें से लगभग 1500 करोड़ ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, 1000 करोड़ शायद इस साल इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट हाई दिखाई देती रहती है। इंटरेस्ट कॉस्ट हाई दिखाई देती रहती है, तो क्या होता है, पी&एल में जो बॉटम लाइन है वो आपको एक्सपेंड होती हुई नहीं नजर आएगी, है ना। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लोज भी उतने जनरेट नहीं होंगे, जितने भी फ्री कैश फ्लो जनरेट होंगे वो अगेन डेट पे करने के लिए लग जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है ओला के लिए। इसके अलावा वैसे तो कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेट हो जाएगी, लेकिन बैटरी बनाने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, लिथियम चाहिए, वो इंडिया में तो नहीं होता, तो उसको इंपोर्ट के लिए आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसके अलावा चाइना से परमानेंट मैग्नेट्स आते हैं आपकी मोटर बनाने के लिए, जिसके ऊपर रिसेंटली चाइना ने बैन लगा दिया था और बहुत कंडीशंस लगा दी थी। तो उसके लिए कंपनी क्या कर रही है कि ये नॉन रेयर अर्थ मेटल वाली मोटर्स बना रहे हैं, जिसको ये अगले क्वार्टर में Q2 FY26 में अपनी स्कूटर्स के अंदर डालने लग जाएंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या का मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं कि जो इनका सेल भारत सेल 4680 जो सेल है, वो उसकी यील्ड कब स्टेबलाइज होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। कंपनी ईबिटा पॉजिटिव कब होगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 2026 में कंपनी क्लेम कर रही है कि हम 5% ईबिटा पे इस ईयर को अपने जो ऑटो सेगमेंट है उसको खत्म करेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हमें फॉलो करना होगा कंपनी के साथ। अब सवाल उठता है कि क्या ओला का स्टॉक उसी तरीके से परफॉर्म कर सकता है जैसे जोमेटो ने परफॉर्म किया था। अगर मैं शॉर्ट में आंसर दूं तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा पॉसिबल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए, जो जोमेटो का बिजनेस था ना, वो एक एसेट लाइट प्लेटफॉर्म बिजनेस था। ठीक है, उसको रैंप अप करना भी बहुत इजी था, उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट भी बहुत बड़ा था और वहां पर कंपटीशन भी नहीं था। जोमेटो अपनी कैटेगरी का मार्केट लीडर था, लेकिन ओला के केस में ऐसा नहीं है। ओला जिस धंधे में है ना, वो कैपिटल इंटेंसिव धंधा है, एसेट हैवी धंधा है। यानी ओला को अगर ग्रो करना है ना, तो उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा अपनी सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, अपनी व्हीकल असेंबली फैसिलिटी में। ठीक है, उसके बाद ओला को अर्ली मूवर एडवांटेज थी पिछले 2 साल तक, लेकिन ओला ने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो मार्केट शेयर है ना, वो गिव अप कर दिया अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए। अब बजाज जैसी कंपनी, टीवीएस जैसी कंपनी ओला से फालतू स्कूटर्स बेच रही हैं। जोमेटो के केस में ऐसा नहीं था। जोमेटो वॉज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ इट्स कैटेगरी। बहुत बड़ा डिफरेंस था। उसके बाद ओला के पास कोई मोट नजर नहीं आ रहा, कोई रीजन नजर नहीं आ रहा कि आज के दिन में अगर ओला के कॉम्पिटिटर्स अपने प्राइसेस को नीचे गिरा देते हैं तो कंज्यूमर दूसरे कंपनी के पास नहीं जाएगा। ऐसा कोई भी रीजन नहीं है। यानी ओला को अपने कस्टमर्स रोक के रखने बहुत मुश्किल है, लेकिन जोमेटो के केस में ऐसा नहीं था। जोमेटो में नेटवर्क इफेक्ट था, यानी जितने ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे उतने ज्यादा रेस्टोरेंट्स आएंगे, जितने ज्यादा रेस्टोरेंट्स आएंगे उतने ज्यादा कंज्यूमर्स आएंगे। तो जो जोमेटो की इंडस्ट्री थी ना, वो एक ड्यूओपोली बन के रह गई, लेकिन ओला के केस में ऐसा नहीं है। उसके बाद मुझे ऐसा भी लगता है कि जोमेटो ने अपनी यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत जल्दी फिगर आउट कर ली थी, लेकिन ओला के केस में ऐसा नहीं है। पता नहीं कब ईबिटा पॉजिटिव होंगे। हाँ, ऑटो सेगमेंट ईबिटा पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन जो सेल मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज है वो कब ईबिटा पॉजिटिव होगी नहीं पता, है ना। जोमेटो में एक क्लियर हमें टाइमलाइन नजर आ रही थी कि 1 साल के बाद ये हो जाएगा, 2 साल के बाद ऐसा हो जाएगा, लेकिन ओला में हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा। उसके बाद जोमेटो जिस सेगमेंट में काम कर रहा था, वो सेगमेंट बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा था। 25% से वो कैटेगरी ग्रो कर रही थी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की कैटेगरी है कि वो 25% से लगातार ग्रो कर पाएगी क्या, ये भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की सेल रिलेटिवली कम हो गई है। उसके बाद बहुत सारी एडजेसेंसीज भी थी जोमेटो के अंदर, जैसे उनका क्विक कॉमर्स का बिजनेस, जिसने बहुत रैपिडली स्केल अप किया,
लेकिन ओला के अंदर जो एडजेसेंसी है वो है इनका सेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हाँ, हो सकता है कि ओला सिर्फ अपने लिए सेल्स ना बनाए फ्यूचर में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री को केटर करे, नॉन ऑटो इंडस्ट्री को भी केटर करे, लेकिन अभी उसमें टाइम है, शायद 5 साल भी और शायद 10 साल भी लग सकते हैं उस चीज के अंदर। तो जो जोमेटो की एडजेसेंसीज थी वो हमें साफ-साफ नजर आ रही थी, लेकिन ओला के केस में ऐसा नहीं है। फाइनली ब्रांड का इशू है, जोमेटो की ब्रांड के साथ कोई भी इशू नहीं था, है ना? जोमेटो को आज भी हम एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखते हैं। थोड़ी बहुत छोटी-मोटी दिक्कतें होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओला की ब्रांड के ऊपर सवाल उठा है पिछले 1 साल के अंदर। हमें नहीं पता कि ओला कमबैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हमें नहीं पता कि ओला एज़ अ ब्रांड कमबैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कस्टमर्स का जो भरोसा है वो दोबारा जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। जब तक यूं ही कैश बर्न चलता रहेगा ओला के अंदर, मुझे नहीं लगता कि तब तक मार्केट ओला को उतना प्रीमियम देगी जितना जोमेटो को दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म करने वाला है अगले 2-3 साल में जितना अच्छा जोमेटो ने परफॉर्म किया था। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की। देखिए, इस तरीके की कंपनी जो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, इवन ईबिटा के ऊपर भी प्रॉफिटेबल नहीं है, उसे वैल्यू करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो मैं जो ये वैल्यूएशन एक्सरसाइज करूंगा, प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, हम इसको वैल्यू करने वाले हैं मार्केट कैप टू सेल्स पर, या फिर एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स के ऊपर। ठीक है, एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप में क्या डिफरेंस होता है? एंटरप्राइज वैल्यू में हम मार्केट कैप के अंदर जो कंपनी के अंदर नेट डेट है ना, उसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एंटरप्राइज वैल्यू यूजुअली बेटर मैट्रिक्स होता है किसी भी वैल्यूएशन को चेक करने का। ठीक है, तो अभी अगर हम एज्यूम करें कि कंपनी की जो सेल्स है, जो वॉल्यूम ग्रोथ है, वो लगभग 20% के आसपास होगी। 20% में क्यों एज्यूम कर रहा हूं? देखिए, मार्केट 20% से ऊपर ग्रो कर रही है जो ईवी टू व्हीलर्स की है। ठीक है, और जो ओला ने ग्रोथ दिखाई है ना पिछले 6 महीने में और 1 साल में, वो रिलेटिवली डिसअपॉइंटिंग दिखाई है, क्योंकि वहां पर ग्रोथ उस स्पीड से नहीं आई जितनी स्पीड से आनी चाहिए थी, है ना? तो इसीलिए हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं, हम 25% की ग्रोथ एज्यूम नहीं करते, हम सिर्फ 20% की ग्रोथ एज्यूम करते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ यानी वो कितनी स्कूटर्स बेचेंगे। ठीक है, एवरेज सेलिंग प्राइस आज के दिन में 1,25,000 के आसपास है। मैं उसको कंसिस्टेंट मानता हूं कि अगले 3 साल तक भी जो एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ देयर बाइक है ना, वो 1,25,000 रुपए रहेगा। ठीक है, तो जो कंपनी की नेट सेल्स है वो मैंने कैलकुलेट कर ली। FY25 में 4,500 करोड़ के आसपास थी, FY26 में 4,375 करोड़, FY28 में 6,300 करोड़ की होने की उम्मीद है। ठीक है, मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि FY26 में हम 4,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा ऑफ नहीं है, जो मैनेजमेंट की गाइडलाइंस हैं उनसे कंपेयर करेंगी तो। आज के दिन में कंपनी की जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो 25,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो नेट डेट है वो उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो आईपीओ प्रोसीड्स के पैसे थे वो अभी भी कंपनी के पास पड़े हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कंपनी की जो ईवी टू सेल्स आ रही है ना, वो लगभग 5.6x के आसपास आ रही है। और कंपनी अगर 20% से ग्रो करती है तो ईवी टू सेल्स FY28 में कंपनी की 4x हो जाएगी। अब इन नंबर्स का क्या मतलब है? देखिए, आज के दिन में अगर जो मैं कॉम्पिटिटर्स की ईवी टू सेल्स देखूंगा ना, तो हमें बजाज ऑटो की लगभग 5x की नजर आएगी, टीवीएस की 4.3x के आसपास, एथर की 10x के आसपास। रिमेंबर, पिछले 1-2 महीने में आईपीओ के बाद एथर का स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसकी वजह से जो इनकी वैल्यूएशंस हैं वो बहुत हाई हो गई है। 10x का मल्टीपल आज के दिन में एथर को मिल रहा है। ठीक है, ओला का कंपैरिजन टू डेट आज के दिन में वैल्यूएशंस उतना ज्यादा हाई नजर नहीं आ रहा। हालांकि ये बात भी सच है, जो एथर का प्रोडक्ट फिट है वो कहीं ज्यादा बेटर है, मार्केट में जो एथर की ब्रांड वैल्यू है वो कहीं ज्यादा बेटर है आज के दिन में ओला के से कंपेयर करेंगे तो। लेकिन सेल्स भी ओला से कम है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को कंपेयर करते हुए ही वैल्यूएशंस को देखिएगा। जो हमारी हीरो की वैल्यूएशन है वो सबसे कम है 2.7x के आसपास, और जो बजाज की वैल्यूएशन है वो 5x मल्टीपल के आसपास है। अब बजाज को इतनी हाई वैल्यूएशन क्यों मिलती है? क्योंकि एक तो बजाज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी एवरेज सेलिंग प्राइस ज्यादा है, क्योंकि इनके जो बाइक्स हैं वो हाई एंड बाइक्स भी है ना। उसके अलावा बजाज के जो मार्जिन है ना, वो इनकी ऑटो सेगमेंट में बहुत हाई है। बजाज एक्सपोर्ट भी करता है, उसकी वजह से बजाज के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ना, ईबिटा है, वो कहीं ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू हीरो। इसीलिए बजाज का ईवी टू सेल्स आज के दिन में हमें ज्यादा दिखाई देता है इन कंपैरिजन टू हीरो, जबकि सेल्स बजाज की, टीवीएस की और हीरो की बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बजाज की वैल्यूएशन लगभग 2 गुना है इन कंपैरिजन टू हीरो। ठीक है, जो न्यू एज कंपनीज हैं जैसे हमारी ओला होगी और एथर होगी, मुझे ऐसा लगता है शायद इनको बेटर वैल्यूएशन मिलनी चाहिए इन कंपैरिजन टू जो लीगेसी प्लेयर्स है। क्यों बेटर वैल्यूएशन मिलनी चाहिए? क्योंकि मार्केट शिफ्ट हो रही है।
ठीक है, जब हम बजाज का स्टॉक खरीदते हैं तो ईवी की परसेंटेज तो बहुत कम है ना वहां पर, ईवी तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ देयर सेल्स है। तो हम जब बजाज को खरीद रहे हैं, बजाज का शेयर खरीद रहे हैं, तो हम ईवी का स्टॉक नहीं खरीद रहे, हम एक लीगेसी प्लेयर को खरीद रहे हैं जो आज के दिन में सिर्फ 5-10% से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जब हम एथर का स्टॉक खरीदते हैं या फिर ओला का स्टॉक खरीदते हैं, तो हम एक डेडिकेटेड ईवी प्लेयर को खरीद रहे हैं। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अगले 10-15 साल में ऑलमोस्ट पूरी टू व्हीलर मार्केट, खासकर स्कूटर की मार्केट शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम आईसी इंजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एथर और ओला को बेटर वैल्यूएशंस मिलने चाहिए इन कंपैरिजन टू लेगेसी प्लेयर्स। अब कितने वैल्यूएशन मिलने चाहिए वो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वैल्यूएशन मल्टीपल। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।